हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर नंबर 17। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इसके पहले हम समझेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली में होता क्या है, इसको समझने के लिए मान लो दो लोग हैं, कौन है, ए और बी। ठीक है, ए इज अ सेलर। ए ने क्या किया, बी को कुछ गुड्स बेचा। ए ने बी को कुछ गुड्स बेचा। ठीक है, तो ए कौन हो गया, सेलर, और बी कौन हो गया, बायर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। ए ने बी को माल बेचा तो ए सेलर हो गया और बी बायर हो गया। अब होता क्या है कि इन दोनों का जो परचेज, जो ट्रांजैक्शन है, इसमें कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। बात ये हुई कि ए ने माल जब बेचा तो बी ने बोला कि मैं पैसे तुम्हें थोड़े दिन बाद दूंगा। ठीक है, अब इन दोनों में इतना ट्रस्ट था, इतना म्यूचुअल ट्रस्ट था कि ए ने बोला ठीक है बाद में दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी पैसे की बात आती है तो क्या होता है कि भाई आप कुछ लिख के दे दो हमें कि भाई आप कितने दिन बाद दोगे। ओके, तो अब क्या करें। अब ऐसे आप सादे कागज पे अगर लिख दोगे तो उसका कोई लीगल वैलिडिटी तो होता नहीं है कि आपने प्लेन कागज से लिख दिया। तो ऐसे में क्या होता है, एग्जिस्टेंस होता है किस चीज का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ना एक प्रॉपर फॉर्मेट, इसका पूरा प्रॉपर फॉर्मेट होता है, बना बनाया आता भी है। ठीक है, प्रिंट एकदम, जैसे कि आपके यहाँ नवरात्रि में पंडाल लगते हैं तो पर्ची लेकर आते हैं ना बच्चे चंदा लेने के लिए, तो वैसे ही पर्ची टाइप पूरा प्रिंट फॉर्मेट बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आता है। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये जो भी इसमें लिखा होता है कि भाई बी ने मेरे से इतने रुपए का सामान खरीदा है, और इसका पूरा फॉर्मेट आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, इतने रुपए का सामान खरीदा और ये इतने तारीख को मुझे पेमेंट इसका करेगा। ये एक ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट होता है। ठीक, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले तो हम जर्नल एंट्रीज के साथ ही समझेंगे इसको। इस पूरे चैप्टर में आपको करना जर्नल एंट्री ही है। ठीक है, तो जब ए ने माल बेचा होगा तब क्या एंट्री की होगी, ए ने बी को जब माल बेचा होगा सबसे पहले तब क्या एंट्री की होगी, तब क्या एंट्री हुई होगी, यही हुआ होगा, बेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें जनरली आपको दो अलग अलग लोगों के बुक्स में एंट्रीज करनी होती हैं। मतलब जो ए है इसकी बुक में आपको पूरी एंट्री करनी होगी जर्नल एंट्री, और जो बी है इसकी बुक में भी आपको पूरी एंट्री करनी होगी। ठीक है, तो अब ए तो अपनी बुक में क्या करेगा कि बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करेगा, और बी क्या करेगा, बी अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा। बी भी एक बिजनेसमैन है, वो भी बिजनेस कर रहा है, उसने ए से माल खरीदा है तो उसने अपने यहाँ भी तो जर्नल एंट्री करी होगी। उसमें उसने क्या एंट्री करी होगी, उसने करी होगी भाई परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि बी ने तो परचेज किया है, टू एज अकाउंट। अब यहां तक बात क्लियर है। अब इसमें होगा क्या कि ए बी से मांगेगा पैसे। ठीक है, फिर ये बात हो गई कि भाई मैं तुम्हें 2 महीने बाद या 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा। तो ये बोलेगा मैं ऐसे कैसे मान लूं, है ना, मुझे कुछ तो रिटर्न में चाहिए, कुछ तो मतलब डॉक्यूमेंट प्रूफ चाहिए। तो ए ने क्या किया, एक ऐसा फॉर्मेट जिसपे लिखा हुआ है पूरा, और उसपे उसने बी का नाम लिख दिया कि भाई बी ने मुझसे सामान खरीदा है, 10,000 रुपए का सामान खरीदा है, और वो मुझे पेमेंट इतने तारीख को, आज पहले आज का डेट कि 10 मार्च को, किसी भी डेट को 10 मार्च, ठीक है 2021 को 10,000 रुपए का सामान खरीदा है, और ये डिसाइड हुआ है कि 3 महीने बाद पेमेंट होगा, 3 मंथ्स लेटर। मैं इसमें सिर्फ मेन टर्म लिख रही हूँ जो आपको काम में आने वाला है, बाकी चीजें फॉर्मेट में बुक में गिवन है। तो डेट में क्या क्या बात आई कि 10 मार्च 2021 को ये सेल्स हुई है। ठीक है, अमाउंट है उस सेल्स का 10,000, और
पेमेंट कब होना है इसका? 3 महीने के बाद। ठीक, अभी ऐसा कुछ बिल बना, तो बना कैसे भाई? ए ने, मैंने बोला प्रिंटेड आता है, ए ने अपने दुकान से वो प्रिंटेड पर्ची फाड़ी और उस पे बी का नाम वाम लिख दिया। ठीक, तो क्या जब ए ने सब कुछ लिख दिया कि भाई बी ने मुझसे सामान खरीदा है, 10,000 रुपए का खरीदा है, 3 महीने बाद पेमेंट करेगा, तो क्या इस डॉक्यूमेंट की लीगल वैलिडिटी है? इज इट एन एविडेंस टू द कोर्ट? क्या ये लीगली करेक्ट है? क्या इसे कोर्ट में मान्यता मिल जाएगी? इसे कोर्ट में फिलहाल तो मान्यता नहीं मिलने वाली है। क्यों नहीं मिलने वाली है? अब अगर मैं ऐसा कोई बिल निकाल के लिख दूं कि मुकेश अंबानी ने मेरे से 1 लाख रुपए का सामान खरीदा है और वो मुझे 4 महीने बाद पैसे देंगे, तो क्या इसकी कोई वैलिडिटी होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तब तक नहीं होगी जब तक इस बिल को बी अप्रूव ना करे, मतलब इस बिल पर बी के सिग्नेचर ना हो, है ना? बात करेक्ट है ना भाई? बी को अप्रूव करना पड़ेगा। तो अब इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि ए ने बिल लिखा किसने? ए ने, और बी ने उस बिल को एक्सेप्ट किया। ठीक है, बात समझ आ रही है? ए ने बिल लिखा और बी ने एक्सेप्ट किया। जिसने बिल लिखा उसको हम बोलते हैं ड्रॉअर, उसको हम बोलते हैं ड्रॉअर। बिल लिखने वाले को बोलते हैं ड्रॉअर, और जिसने एक्सेप्ट किया उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर। ठीक है, या फिर ड्रॉई। ओके, एक्सेप्टर बोलते हैं या ड्रॉई बोलते हैं। तो अब क्या बात हुई कि ए ने बिल लिखा, बी ने उसे एक्सेप्ट किया यानी उस पर साइन किया और अपनी सहमति जाहिर की कि ठीक है 3 months later आई विल पे द अमाउंट। ओके, अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना, अब ये लीगली वैलिड है। अब ये लीगली बिल्कुल वैलिड है, और अगर अब इस 3 महीने बाद बी पे नहीं करता है तो ए के पास पूरा राइट है कि वो कोर्ट में केस कर सकता है। ओके, तो अब क्या होगा? जब ये लीगली वैलिड है तो अब ये बिल रहेगा किसके पास? ए के पास या बी के पास? बी ने साइन किया और बी अपने साथ लेके चला जाएगा बिल, ऐसा होगा क्या? अगर ऐसा होता है तो फिर ए के पास क्या सबूत है कि बी को मुझे पैसे देने हैं? नहीं है ना कोई सबूत। तो इसलिए होता क्या है कि बिल ए ने लिखा, बी ने उस पर साइन किया और ए ने उसे उस बिल को अपने पास संभाल कर रख लिया, क्योंकि 3 महीने बाद उस बिल को दिखाकर ही बी उससे पैसे लेगा। क्लियर है बात यहां तक? तो अब इस टाइम पे क्या हुआ कि जब बिल लिखा और बी ने एक्सेप्ट किया, तब हमारे पास एक और एंट्री का टाइम आ जाता है, जब बी एक्सेप्ट कर लेगा तब। ठीक है, उसके पहले नहीं, जब when B will accept। ठीक, तो अब A क्या एंट्री करेगा? देखो, A के लिए ये बिल क्या है? बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल। ठीक, बिल्स रिसीवेबल मतलब इस बिल के बदले में उसको क्या मिलेगा? पैसा रिसीव होगा। तो A के लिए ये बिल क्या है? बिल्स रिसीवेबल। और बी के लिए ये बिल क्या है? बिल्स पेबल, क्योंकि इस बिल के बदले में उसे पैसा देना है। ठीक है, तो यहां पर ये बिल्स रिसीवेबल हो गया और ये अपनी बुक में क्या मानेगा इसको? बिल्स पेबल। तो जो बिल्स रिसीवेबल होता है ये होता है एसेट। ये क्या होता है? एसेट। क्यों एसेट होता है? हमने अभी तक ये पढ़ा है ना, जहां पर भी पैसा आने वाला है, मिलने वाला है, वो हमारे लिए एसेट है। इस बिल के बदले में पैसा आने वाला है तो एसेट हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है? इसके लिए एसेट है। इसके लिए क्या है? बिल्स पेबल। इसके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि इसे इस बिल के बदले में पैसा देना है। क्लियर? बात समझ आ गई? तो एक तरफ तो ये रिसीवेबल हो गया, इसकी बुक में रिसीवेबल है और इसकी बुक में ये पेबल है। ओके, अब ए एंट्री क्या करेगा? एंट्री करेगा ए कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बी
बी टू बी। ओके, तो बिल्स रिसीवेबल को वो डेबिट करेगा और ये बिल का पैसा लेना किससे है, बी से लेना है ना। बिल्स रिसीवेबल डेबिट क्यों होगा, एसेट है भाई, एसेट तो डेबिट होता ही है, और बी से हमें पैसा लेना है तो बी क्रेडिट है। ठीक है, तो टू बीज अकाउंट। यहां पर ये क्या एंट्री करेगा, बी अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, बी अपनी बुक में करेगा एज अकाउंट डेबिट एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट। ओके, मैं लाइबिलिटी को मिटा रही हूं, मैं यहां पे अकाउंट लिख रही हूं। ठीक है, ये एंट्री किसके उसमें होगी, बी की बुक में। बी किसको डेबिट करेगा, ए को, और बिल्स पेबल उसके लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो लाइबिलिटी यहां पे इसकी बढ़ गई तो हमने इसे क्रेडिट कर दिया। क्लियर है यहां तक। तो सेकेंड स्टेप में क्या चीज हुआ, पहले स्टेप में तो माल बेचा इन्होंने, इन्होंने खरीदा, एंट्री हो गई। सेकेंड स्टेप में इन्होंने बिल, जब बिल एक्सेप्ट हो गया, जब बिल प्रॉपरली साइन हो गया, तब इन्होंने ये बिल अपने पास रख लिया। पहली बात तो ये बिल इनके पास रहेगा। ओके, तो ये बिल इन्होंने अपने पास रख लिया और इन्होंने क्या लिखा कि बिल्स रिसीवेबल, भाई बिल्स ले लिया मैंने, किससे लिया, बी से। ठीक है, अभी बिल ले लिया, बाद में पैसे लेने हैं। सेम डे तो पैसे नहीं ले सकते ना, सेम डे पैसे लेंगे तो कैश ट्रांजैक्शन है। तो बिल ले लिया मैंने और अब बी से पैसे लेने हैं। और इन्होंने क्या लिखा, भाई पहले तो परचेज किया, ठीक है, और फिर क्या लिखा उन्होंने कि ए से हमें ए को क्या करना है, बिल्स पेबल, ए को जो बिल है वो उस बिल के बदले में हमें पैसे देने हैं। यहां तक क्लियर है स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, इसमें डेट की जब बात आएगी तो मैंने उस नोट पे लिखा था 10 मार्च का डेट होगा। तो अगर ये परचेज और सेल्स 10 मार्च को हुआ है, 10 मार्च 2021, 10 मार्च 2021, ठीक है, तो ये भी सेम डे ही होगा ना। ये काम भी वही बैठे बैठे होगा दुकान में कि भाई बिल ले लो, हमें पैसे का हिसाब किताब बता दो, कब देने वाले हो, ये बात तो उसी दिन हो जाएगी। तो यहां पर भी आपकी डेट क्या आ जाएगी, 10 मार्च 2021। ऑलराइट, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद अब 3 महीने बाद की बात थी। 3 महीने बाद जो है वो पेमेंट कर दिया भाई, बी ने टाइमली आराम से पेमेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो जब 3 महीने बाद, पहले तो 3 महीने बाद का डेट हम क्या निकालेंगे, ये अभी मैं डेट निकालने में बताऊंगी। 3 महीने बाद का जो डेट निकलेगा आपका 10 मार्च, अप्रैल, मई, जून, 10 जून आ रहा है ना, 10 जून प्लस 3 दिन करेंगे, वो मैं बताऊंगी अभी क्या करते हैं कैसे। तो 13 जून का डेट, 13 जून के डेट को इनका पैसा आ गया। इनका क्या आ गया, पैसा आ गया। ठीक है, अब जब पैसा आएगा, पैसा आया तो क्या आया, कैश, तो कैश डेबिट हो जाएगा, एसेट होता है, कैश अकाउंट डेबिट। मतलब अब भी आया इनके पास, इन्होंने बोला मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, लेकिन पहले तुम वो बिल दो मुझे जो तुमने रखा था अपने पास, क्योंकि भाई कल को तुम्हारा मूड बदल गया, तुम फिर से कह दो कि भाई वो बिल के पैसे नहीं मिले, तो अब जब मैं पैसा तभी दूंगा जब तुम मुझे वो बिल वापस कर दोगे। तो भाई ये क्या करेगा, पैसा एक हाथ से लेगा और दूसरे हाथ से बिल वापस दे देगा उसको। क्या दे देगा, टू बिल्स रिसीवेबल, है ना। अब ये बिल इसके पास चला गया, जो इसने डेबिट किया था यहां पर वो क्रेडिट करके उसका इफेक्ट खत्म कर देगा, क्योंकि बिल के बदले में पैसा आ गया। तो ये हो गया बिल्स रिसीवेबल। क्लियर यहां तक। अब इसके बाद और ये क्या एंट्री करेंगे साहब, बी साहब, बी भी 13 जून को यही कुछ एंट्री करेगा। क्या कि जो बिल्स पेबल करना था वो हमने कर दिया है ना, तो अब हम इसको जो हमने क्रेडिट कर रखा था, अपनी लायबिलिटी बढ़ा रखी थी, इस लायबिलिटी को हम कम कर देंगे, इस लायबिलिटी को हम
कम कर देंगे, ठीक है। ये अलग अलग एंट्रीज है, डोंट गेट कंफ्यूज। मैंने जर्नल का फॉर्मेट नहीं बनाया है तो, ठीक है। तो ये पहली एंट्री यहां पर है, दूसरी एंट्री यहां और तीसरी एंट्री यहां। तो ये बोलेंगे कि भाई बिल्स पेबल, जो बिल का पेमेंट करना था मैंने कर दिया, तो मैंने क्रेडिट कर रखा था, लायबिलिटी बढ़ा रखी थी, लायबिलिटी को मैं खत्म करूंगा और मेरे पास से जाएगा क्या, कैश। तो मेरा एसेट कम होगा, एसेट कम होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, क्लियर है ये बात। ये बेसिक एक हमारा बेसिक जो होता है बिल्स एक्सचेंज का, एकदम बेसिक है ये भी। इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे कि बिल एंडोर्स हो जाता है, बिल डिसऑनर हो जाता है, बहुत कुछ आएगा, ठीक है। पर ये एक बेसिक ओवरव्यू स्टार्टिंग ऐसे ही। अब हम इसमें ये सीखते हैं कि डेट निकालने का क्या हिसाब किताब है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि डेट में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर डेट में गड़बड़ी है तो आपके क्वेश्चन में मार्क्स कट गए हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपकी डेट्स जो आप मैच्योरिटी पीरियड या निकालते हैं उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखेंगे इसको। 10 मार्च 2021 को क्या हुआ था, सेल्स हैपेंड, है ना, ट्रांजैक्शन हैपेंड, तो वो ठीक है, उस दिन हुआ था। उसके बाद जो 3 मंथ्स का ड्यूरेशन था, 3 मंथ्स का ड्यूरेशन था, इसको बोलते हैं हम टर्म ऑफ बिल। क्या बोलते हैं, टर्म ऑफ बिल, ठीक है। कितने, मतलब कभी 2 महीने के लिए होता है, कभी 6 महीने के लिए होता है, कभी 3 महीने के लिए, जितने के लिए भी होता है, टर्म ऑफ बिल, ठीक। अब जब हमें डेट निकालना होगा, हमें पेमेंट का डेट, तो हम क्या करेंगे, 10 मार्च में 3 मंथ्स को हम प्लस करेंगे। पहले 3 मंथ्स को प्लस करेंगे और इस 3 मंथ्स को प्लस करने के बाद हम इसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस भी लेंगे, ठीक है। 3 डेज ऑफ ग्रेस, ये क्यों लेंगे, देखो ये एक्चुअली तो ट्रेडिशनल तरीका है हमारा। पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में बिल ऑफ एक्सचेंज थोड़ा इंग्लिश फॉर्म आ गया, पहले हुंडी लिखी जाती थी। गांव में जो साहूकार होते थे वो लोग हुंडी लिखते थे, हैंड रिटन। तो उस टाइम पे क्या था, इतना ट्रांसपोर्टेशन मीडियम नहीं था कि आपने एक जगह से एक साहूकार से उधार ले रखा है और आप उसको, वो आपसे पैसे लेने आएगा तो आप तुरंत के तुरंत दे दोगे और वो तुरंत के तुरंत पहुंच जाएगा, नहीं। वो जब आते थे तो पहले तो उनको रुकवाने की व्यवस्था की गई, चाय पानी की व्यवस्था की गई कि भाई रुको, 2-4 दिन आराम करो, ठीक है। और उतने टाइम में जिसको पैसा देना होता था वो उसका अरेंजमेंट भी कर लेता था, ठीक है। तो वहीं से जब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना, जब वो हुंडी को हमने लॉ का फॉर्म दिया और जब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना, ये बिल ऑफ एक्सचेंज आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर में, ठीक है। एक्ट बना तो वो हमारे कस्टम को, हमारे जो पुराने रिवाज चला आ रहा था उसको लेते हुए ही वो आगे बढ़े, ठीक है। जनरली जो लॉज बनते हैं उसमें हमारे रिवाजों को भी काफी अहमियत दी जाती है, ठीक है। तो उन्होंने भी क्या किया कि लॉ बनाया, तो बोला कि भाई ठीक है, टर्म ऑफ बिल तो ठीक है, साथ में 3 दिन का ग्रेस पीरियड भाई इंतजाम कर लो। मान लो कोई बीमारी पड़ गया, कुछ हो गया, तो 3 दिन का ग्रेस पीरियड बनता है देना कि 3 दिन और ले लो तो पैसों का जुगाड़ करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम ये क्या देते हैं, 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड। अब 10 मार्च प्लस 3 मंथ्स कितना हुआ, 10 जून, है ना। मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई से जून, 10 जून हुआ। और 10 जून प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस तो कितना हुआ, 13 जून। अब ये जो 13 जून है इसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी डेट। आई बात समझ में। तो ऐसे हमें डेज का कैलकुलेशन करना होता है। तो 13 जून इज मैच्योरिटी डेट। अब हम इस मेथड पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 है उस पे आते हैं। उसमें खाली आपको डेट्स को ही कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो 1 है, that is 17.36 पेज नंबर।
और इसमें आपको सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, ड्यू डेट, जो मैंने मैच्योरिटी डेट बोला आपको वो सिर्फ वही कैलकुलेट करके फर्स्ट क्वेश्चन में यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट दोज थिंग्स, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है 1 दिसंबर 2020, 1 दिसंबर 2020, और इसका जो टेन्योर पीरियड है दैट इज 60 डेज, दैट इज 60 डेज, ठीक है। 1 दिसंबर 2020 और इसका टेन्योर क्या है, 60 डेज। अब देखो 60 डेज कब खत्म होगा, दिसंबर में कितने दिन होते हैं, जब आपको डेज दिए होंगे तो आपको दिन के हिसाब से काउंट करना है, जब मंथ्स दिए होंगे तो आप डायरेक्टली मंथ्स पे जंप कर सकते हो। तो यहां पर दिसंबर में 31 डेज हो गए, जनवरी में 31 डेज हो गए, है ना। कितने दिन हुए, 336, ये तो 62 डेज हो गए, पर हमें तो 60 डेज चाहिए थे, है ना। हमें कितने चाहिए थे, 60 डेज। तो 60 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहां 2 दिन कम करने पड़ेंगे। तो दिसंबर का पूरा दिसंबर और जनवरी का 29 डेज, है ना। जनवरी का कितना, 29 डेज, ठीक है। तो अब 60 डेज हो गए पूरे, और 60 डेज में कितने दिन हमें जोड़ने हैं, डेज ऑफ ग्रेस 3 दिन जोड़ने हैं। तो 29 जनवरी के बाद 30th जैन, 31st जैन एंड 1st Feb एंड 1st Feb। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, एकदम ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो 31 डेज दिसंबर प्लस 29 डेज जनवरी, तो हमारे 60 डेज हो गए, और प्लस 3 डेज हम ग्रेस का जोड़ लेंगे, और फिर जो डेट आती है हमारी, वो डेट हमारा क्या होगा, डेज ऑफ जो ड्यू डेट होगा, बिल का ड्यू डेट, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आगे है, ओके। तो ये हमने ये वाला कर लिया, इसमें ये 1st Feb आएगा, दिस विल नॉट कम 2nd Feb, ठीक है। हमें 3 दिन लेने हैं इससे, ठीक है। ये 1st Feb आएगा। देन अब हमारा नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है 30th April 2021, 30th April 2021, और इसमें क्या है, 2 मंथ्स का ड्यूरेशन है बिल का, ठीक है। बिल का ड्यूरेशन कितना है, 2 मंथ्स का। तो 30th अप्रैल से 30th मई और 30th जून हो गया, 2 महीने खत्म। 30 जून और 3 दिन और जोड़ लो, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई। तो इस बिल का जो ड्यू डेट आएगा वो कब आएगा, 3 जुलाई। आई बात समझ में, क्लियर हो रहा है। देन नेक्स्ट इसी में इसके सारे क्वेश्चंस, कुछ डेट्स दिए हैं। 28 जनवरी 2021, 28 जनवरी 2021, और ये बिल का ड्यूरेशन है 1 मंथ। कितना है, 1 मंथ। तो ये कितना हो जाएगा, 28 जनवरी से 28 फरवरी, 1 महीना पूरा हो गया, और 28 फरवरी के बाद नेक्स्ट 3 दिन, 1st, 2nd एंड 3rd, सो 3rd मार्च, है ना। 28 फरवरी के बाद 1st, 2nd एंड 3rd, तो 3rd मार्च, ठीक, क्लियर है। आपको ईयर भी लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 23rd नवंबर 2020, 23rd नवंबर 2020, ठीक। और इस बिल का ड्यूरेशन है 2 मंथ्स, इस बिल का ड्यूरेशन है 2 मंथ्स,
ओके, अब इसका निकालेंगे हम। 23 नवंबर से 2 मंथ्स कितना हो गया? 23 दिसंबर एंड 23 जनवरी, 2 महीने कितने हो गए? 23 जनवरी। क्लियर? अब इसमें हम 3 डेज जोड़ लेंगे, तो 23 जनवरी के बाद 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, कितना आ रहा है? 26 जनवरी। पर ये आंसर सही नहीं है। क्यों? 26 जनवरी इज नेशनल हॉलीडे। ठीक है, जब भी कोई नेशनल हॉलीडे आता है, कौन कौन से हैं? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, है ना? तो जब भी कोई नेशनल हॉलीडे आता है, उस दिन अगर बिल का डेट पड़ रहा है तो वो एक दिन पहले उसका ड्यू डेट माना जाएगा। तो इसका जो ड्यू डेट माना जाएगा वो 25 जनवरी माना जाएगा। क्लियर? इसका ड्यू डेट 25 जनवरी माना जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है 29 मई 2020। 29 मई 2020, इसका ड्यूरेशन है 4 मंथ्स। कितना है? 4 मंथ्स। ओके, तो 29 मई से देख लो भाई 4 मंथ्स, 29 जून, 29 जुलाई, 29 अगस्त, 29 सितंबर। ठीक है, तो 4 महीने कब पूरे हो गए? 29 सितंबर। अब इसमें 3 दिन और जोड़ लो, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, यानी अब इसका डेट कितना आया? 2 अक्टूबर। अगेन 2 अक्टूबर क्या है? 2 अक्टूबर है नेशनल हॉलीडे, गांधी जयंती। तो इसका ड्यू डेट कब हो जाएगा? एक दिन पहले, 1 अक्टूबर। समझ आया? ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने सिर्फ सीखा है कि ड्यू डेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जब आप ड्यू डेट नहीं निकाल पाओगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमने अभी जो हमने किया था कि बायर की बुक में कैसे एंट्री होगी और सेलर की बुक में, वो क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 10th March 2021, A draws on a bill at 3 months. A draws on a bill at 3 months for 20,000, which B accepts. ठीक है, which B accepts. अब यहां पर A ने बिल ड्रॉ किया, B पर, और B ने एक्सेप्ट कर लिया। तो हम A की बुक में, ऑन द बुक्स ऑफ A, आपको ऐसे जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, और अलग अलग ऑन द बुक्स ऑफ A, ऑन द बुक्स ऑफ B, इन होता है आई थिंक ना, नॉट ऑन, इन द बुक्स ऑफ A, इन द बुक्स ऑफ B, जर्नल का फॉर्मेट बनेगा और हम ऐसे एंट्री करेंगे। ये थोड़ा और पहले से कर देती हूं मैं। कितना सुंदर बनाया ना मैंने, सो ब्यूटीफुल। ओके, so this is the format of journal, and this is we are doing here question number 2. same format होगा जर्नल का, particulars, अमाउंट, कौन सा अमाउंट? ये डेबिट, ये क्रेडिट। ठीक है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम डी.एस. ग्रेवाल की बुक का, पेज नंबर 17.36 है। तो ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया 3 महीने का 20,000, और जिसे बी ने एक्सेप्ट कर लिया और उसी टाइम पर वापस तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और ए को वापस कर दिया। तो जब ए को वापस कर दिया, बिल आ गया ए के पास, एक्सेप्टेड बिल, तो ए क्या एंट्री करेगा? भाई बिल्स रिसीव हो गया। मैं इसमें परचेज और सेल की कोई एंट्री नहीं करी है, क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा नहीं कि क्या परचेज हुआ, कितने रुपए का परचेज हुआ। हालांकि हुआ ही होगा तभी ये बिल की नौबत आई है, लेकिन ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे टू बी, है ना, बीइंग, और नरेशन आएगा बीइंग
बिल एक्सेप्टेड बाय, बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय बी, कितने रुपए? 20,000, है ना। और इसकी बुक में क्या एंट्री आएगी? ए डेबिट टू बिल्स पेबल, ठीक है, टू बिल्स पेबल, अमाउंट सेम होगा। इसमें नरेशन क्या आएगा? बीइंग बिल रिसीव्ड एंड एक्सेप्टेंस गिवन, इन्होंने अपना एक्सेप्टेंस दिया है ना, तो एक्सेप्टेंस गिवन, ठीक, क्लियर है बात यहां तक। तो हमने इसको ये एंट्री कर दी। फिर द बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ऑनर्ड का मतलब क्या होता है? ऑनर्ड, बिल का बहुत सम्मान किया गया। बिल का सम्मान कैसे होगा भाई? जय माता दी। बिल का सम्मान मतलब बिल का पैसा दे दो, खत्म, है ना, यही होता है ना सम्मान। तो बिल का सम्मान किया मतलब भाई बी ने बड़ी इज्जत रखी और पैसे दे दिए। तो यहां हम बिल का सम्मान कर देते हैं। इनके पास आ जाता है पैसा, ठीक है, तो कैश आ गया और ये बिल इन्होंने बोला बी को ले जाओ अपना बिल, अब हमें पैसा मिल गया, हमें कैश मिल गया और अब आप अपना बिल ले जाओ। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब मैं भी आ गई शॉर्टकट पे, है ना, बहुत समझा दिया अच्छे से। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, कैश आ गया है के पास और बिल्स रिसीवेबल उसने किसको दे दिया? बी को दे दिया। भाई बी बिना बिल लिए आपको पैसे नहीं देगा ना, आपने तो बिल पे पूरा साइन करवाया था, तो वो कैसे भरोसा कर लेगा आप पे? वो पहले आपसे वो बिल निकलवाएगा, निकालो खोज के और मुझे दो और तब मैं पैसा दूंगा, ठीक है। तो ये बिल वो दे देगा बी को, ठीक है, 20,000, ठीक है। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी, बीइंग कैश रिसीव्ड, ओके। और यहां पर क्या हुआ? ये बिल्स रिसीवेबल था, अब यहां पर क्या होगा? बिल्स पेबल डेबिट, है ना। वो बिल अब इसके पास आ गया ना, वो जो बिल था वो इसके पास आ गया और इसके पास से चला क्या गया? कैश टू कैश, 20,000, बीइंग कैश पेड, बीइंग कैश पेड। अब इसमें एक चीज जो बहुत मेजर मिसिंग है वो क्या है? डेट। अगर क्वेश्चन में डेट दिया है तो आपको डेट लिखना ही लिखना है, यू कैन नॉट मिस दैट। तो ये पहला काम कब हुआ था? 10 मार्च 2021, 10 मार्च 2021, है ना। और कितने महीने के लिए बिल लिखा गया था? लिखा है ना क्वेश्चन में, ये बिल लिखा गया था 3 मंथ्स के लिए। 3 मंथ्स अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना हो जाएगा? अप्रैल, मई, जून, 13 जून, 10 जून प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो 13 जून 2021 को ये काम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये बिल का ऑनर हो गया भाई, बिल का सम्मान हो गया। क्वेश्चन खत्म है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर दिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।